तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जो बात कर रहे थे, ये जो आपका आइडियल वीसी साइकिल जो है, इसमें बेसिकली आपके जो है 4 प्रोसेस होते हैं, और ये जो 4 प्रोसेस है इसी से हमको क्या है, इसी से हमको साइकिल के बारे में देखना है। तो ये अगर हम लोग देखें तो देखिए हमारा 4 प्रोसेस इसमें कौन कौन सा होता है। अब देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से काफी सारी चीजें मेंशन हो सकती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार समझते हैं हम लोग क्या चीजें हैं। देखिए इसमें आप एक प्रोसेस कंसीडर करोगे, प्रोसेस 1 से 2। अब 1 से 2 आपका जो होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा, किसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, चलिए फिर हम लोग प्रोसेस में आएंगे। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले एक लगा होता है कंप्रेसर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये हमारा कंप्रेसर है, कुछ इस तरीके से। कंप्रेसर हम लोग अलग अलग टाइप के होते हैं, ये सब हम लोग पावर प्लांट में पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पर जो मोस्टली ज्यादातर यूज होता है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज होता है मोस्टली, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ ये कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर से जब आगे निकलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका अटैच होगा, और वो अटैच क्या होगा, ये आपका बनेगा कंडेंसर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कंडेंसर। कंडेंसर से क्या है, ये देखिए आपका जो कंप्रेसर है यहाँ से कंडेंसर अटैच हुआ है। कंडेंसर अटैच होने के बाद क्या है, यहाँ पर आपका कनेक्टेड होगा थ्रोटल वाल्व, ये आपका हुआ थ्रोटल वाल्व। और थ्रोटल वाल्व के बाद जो आपका यहाँ पर कनेक्ट होगा ये आपका बनेगा एवापोरेटर, ठीक है। अब सुनिए, ये आपका एवापोरेटर है, एवापोरेटर से फिर क्या होगा, ये आपका जाएगा कहाँ पर, कंप्रेसर के अंदर। सबसे बड़ा चीज, ये डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम तो आपने देखा होगा बिल्कुल। सबसे पहला चीज यहाँ पर जो बताने लायक है, क्या, कौन सा डिवाइस कहां पर यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज तो ये कि हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं इस डिवाइस को। अगर ये डिवाइस को हम लोग यूज ना करें तो क्या दिक्कत होगा। ये आपका जो कहानी है, ये जो आपका है, ये अगर आपको याद हो तो ये हमने क्या लिखा है, कंप्रेसर। अगर इसमें हम लोग नाम दे देते हैं तो देखिए नाम आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने अकॉर्डिंग एक ले लेता हूं, क्या कि 1 से 2 हम लोग ले लेते हैं कंप्रेसर को। तो ये हमारा जो पोर्शन 1 है और ये हमारा पोर्शन क्या है, 2। तो 1 से 2 जो है हमारा, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बना कंप्रेसर, ये आपका बना 1 से 2। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे 2 से 3 की तरफ, तो 2 से 3 आपका जो है ये हम लोग कंडेंसर ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो 3 से 4, 3 से जब 4 है तो आपका ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है ये आपका थ्रोटल वॉल है। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास है थ्रोटल वॉल, ये। और इसके बाद आपका एवापोरेटर, तो एवापोरेटर से जब देखिए बाहर निकलेगा तो बिल्कुल यही वाला पोजीशन है, देखिए 1 पोजीशन है यही वाला। तो एक बार हम लोग नाम लिख लेते हैं, फिर हम लोग इस पे बात करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेस 1 से 2 के लिए, तो देखिए 1 से 2 के साथ आपका क्या कहानी होगा, ये आपका बनेगा 1 से 2, और 1 से 2 आपका क्या लगा हुआ है, ये आपका लगा हुआ है कंप्रेसर, ठीक है। 1 से 2 जो आपका क्या लगा हुआ है, कंप्रेसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 2 से 3, 2 से 3 आपका क्या लगा हुआ है, 2 से 3 आपका लगा हुआ है कंडेंसर, ये आपका लगा है कंडेंसर। नेक्स्ट देखते हैं 3 to 4, 3 to 4 आपका क्या लगा हुआ है, ये आपका लगा है थ्रोटल वॉल्व। ये जो आपका 3 to 4 है ये आपका लगा है थ्रोटल वॉल्व। और जो आपका 4 to 1 है, 4 to 1 आपका क्या लगा हुआ है, एवापोरेटर। तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये हमारा है एवापोरेटर। ये देखिए 4 डिवाइस है। तो इसमें हमारा सबसे पहले देखना है कि इसमें प्रोसेस कौन कौन से हो रहे हैं, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो देखते हैं, एक बार समझते हैं। सबसे पहला चीज ये देखिए कि ये आपका कंप्रेसर है, तो बेसिक फंक्शन क्या होता है कंप्रेसर का। देखिए कंप्रेसर का बेसिक फंक्शन है क्या, कंप्रेस करना। अब कंप्रेस करने का मतलब क्या है, किसको कंप्रेस करेगा, गैस को कंप्रेस करेगा। तो कंप्रेसर के अंदर जो आपका प्रोसेस होता है, ये जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है कंप्रेसर के लिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो कंप्रेसर क्या बनेगा आपका, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। एक काम करिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। 1 से 2 आपका जो कंप्रेसर है इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, ये आपका बनेगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये आपका प्रोसेस है 1 से 2 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है 2 से 3, और 2 से 3 आपका क्या बना हुआ है, कंडेंसर। तो 2 से 3 में कंडेंसर का क्या फंक्शन होता है, जो आपका 2 से 3 कंडेंसर है, इस कंडेंसर के लिए बात करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा क्या, कांस्टेंट, बोलिए, प्रेशर, हीट, रिजेक्शन। ये आपका क्या है, कंडेंसर की कहानी है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 to 4, 3 to 4 आपका क्या लगा हुआ है, ये आपका लगा हुआ है थ्रोटल वॉल्व।
और थ्रोटल वॉल्व के साथ देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, थ्रोटल वॉल्व जो है, याद करिए हमने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ रखा है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द थ्रोटल वॉल्व, कौन सा प्रोसेस होता है, आइजेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। तो 3 to 4 अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका बनेगा आइजेंथैल्पिक, ठीक है, एक्सपांशन, ये आपका 3 to 4। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 4 to 1। 4 to 1 आपका क्या लगा हुआ है, एवापोरेटर। ये एवापोरेटर क्या होता है, आपके घर के अंदर जो आपके घर में एसी लगा हुआ है ना, तो घर में जो इंडोर यूनिट होता है ना, जहां से चिल्ड हवा फेंकता है, उसी को हम लोग एवापोरेटर बोलते हैं। तो इस एवापोरेटर पे कौन सा प्रोसेस होता है, ये आपका होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट, सॉरी नॉट रिजेक्शन, हीट एडिशन। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट करेगा तो रूम गर्म हो जाएगा। बात है ये कौन कौन सा मैंने प्रोसेस लिख दिया है, क्या ये प्रोसेस मैंने मनमानी लिख दिया है, इस प्रोसेस का क्या बेसिक फंक्शन होने वाला है। तो एक बार हम लोग इस चीज को समझते हैं कि ये आपका किस तरीके से चीजें होने वाली है। तो अब मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक्चुअल में काम कैसे करता है, कौन सा आपके घर का इंडोर यूनिट है, कौन सा आपका आउटडोर यूनिट है, एक बार समझते हैं। कंप्रेसर, अगर आपको याद हो तो कंप्रेसर के अंदर होता क्या चीज है, ये कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटल वॉल्व, इवेपोरेटर। आपके घर के अंदर एसी चल रहा है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, व्हाटएवर जो भी आपका जो कूलिंग डिवाइस चल रहा है, या इवन हीटिंग डिवाइस, बट कूलिंग डिवाइस के लिए मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूं। यहां पर ये 4 जो कंपोनेंट है, ये बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट है, एग्जाम का पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि इसमें से ऐसा कौन सा यूनिट है जिसको हम लोग हटा दे तो भी हमारा रेफ्रिजरेटर रन कर सकता है। तो देखिए पहला चीज ये कि अगर आप यहां पर कोई चीजों को हटाते हो तो आपको उसके जगह कोई ना कोई दूसरा चीज लाना पड़ेगा। अगर आप इसमें से कोई सिंगल चीज को हटा दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा चीज, ये जो 4 कंपोनेंट दिख रहे हैं, मान लीजिए आप अपने घर के अंदर एसी चला रहे हैं, एसी का बिल कितना आता है, अगर आप एसी में जान रहे होंगे तो एसी की बिलिंग हाई रहती है ना। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपके अंदर घर के अंदर एसी चल रहा है और उसका मान लीजिए 2000 रुपए बिल आ रहा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कम से कम 1600 से 1800 रुपए बिल कंप्रेसर खींचेगा। और तो कोई पार्ट रनिंग में है नहीं, एक ब्लोअर होता है, फैन होता है जो चिल्ड हवा को फेंकता है, और एक कंप्रेसर आपका लगा होता है आउटडोर यूनिट में, मतलब बाहर जो गर्म हवा फेंकता है वो आपका होता है कंडेंसर, ठीक है। और वो कंडेंसर वाला जो आपने बॉक्स देख रखा है उसी के अंदर आपका कंप्रेसर रहता है। दिखाऊंगा अभी स्ट्रक्चर में। मैं यहाँ पे अभी आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहा हूँ, ताकि आप वहां से क्या है चीजों को समझ सकें। अब देखिए आपके घर के अंदर जो एसी चलता है वो एक्चुअली प्रॉपर वर्क कैसे करता है और उसका बेसिक फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। तो पहला तो हम लोग प्रोसेस को समझते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकली नॉलेज की तरफ जाएंगे। पहले हम लोग बेसिक फंक्शन देख लेते हैं। पहला आप देखिए 1 से 2 हमारा जो लगा है कंप्रेसर। कंप्रेसर देखिए करता क्या है, अगर मैं बात करूं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कुछ इस तरीके का डिजाइन होता है। यहां पर जैसा हमारा रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है ना, ठीक उसी तरीके से रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। इसमें आपका पिस्टन क्या इस तरीके से मूव करेगा, तो पिस्टन का मोशन क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर गैस आती है तो ये स्पेशली जो यूज किया जाता है गैस के लिए यूज किया जाता है। गैस आने के बाद यहाँ से कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करने के बाद हाई प्रेशर को डिस्चार्ज करेगा। तो ये बताइए कि अगर मैं कंप्रेसर के अंदर बात करूं तो कंप्रेसर के अंदर जब गैस आया, ये जो मैं गैस बात कर रहा हूं ना एक्चुअल में रेफ्रिजरेंट है। मार्केट में जब आप जाओगे तो गैस खत्म हो गया बोला जाता है कि गैस खत्म हो गया है, गैस कम हो गया है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ड जो हमको यूज करना है दैट इज द रेफ्रिजरेंट। तो अब मैं क्या रेफ्रिजरेंट बोलूंगा, गैस नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता है, टेक्निकल वर्ड है उसको यूज करिए। तो बात करते हैं कंप्रेसर के अंदर। तो जब कंप्रेसर के अंदर आपका जो रेफ्रिजरेंट इंटर किया, तो यहां पर जो रेफ्रिजरेंट इंटर करेगा वो गैसियस फॉर्म में इंटर करेगा, और गैसियस फॉर्म में इंटर करेगा तो क्या होगा, अगर गैसियस फॉर्म में वो इंटर करेगा तो यहां पर जब ये कंप्रेस करेगा तो इसके अंदर आप देखोगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा और आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, नो डाउट। जब कंप्रेस करेगा तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ना है। अब क्या होगा, ये कंप्रेसर ने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद जब यहां से जो रेफ्रिजरेंट निकला वो गैसियस फॉर्म में निकला, यहां से जब प्रेशर टेम्परेचर है क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो जब यहां पर निकलेगा तो ये क्या निकलेगा, दैट इज कॉल्ड सुपर हीटेड वेपर। ये जो आपका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर हीटेड वेपर, ठीक है, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर आपका क्या है, दोनों हाई हो गया है। अब ये जो सुपर हीटेड वेपर है यहां पर जाएगा कंडेंसर के पास। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द कंडेंसर, इस कंडेंसर को समझिए। कंडेंसर एक्चुअली आप देखेंगे तो इस तरीके का कुछ डिवाइस होता है,
इसके अंदर इस तरीके से जैसा आपका जस्ट लाइक बॉयलर भी बॉयलर का ही डिजाइन होता है, बॉयलर नहीं बोलना है, बॉयलर का ही डिजाइन होता है। यहाँ पर जो आपका कंडेंसर आया हुआ है, बेसिकली कंडेंसर करता क्या चीज है, यहाँ से आपका क्या होगा, हीट जाएगा और यहाँ से क्या है, मूव कर रहा है। तो देखिए एक्चुअल क्या होगा, जो सुपर हीटेड वेपर है जब ये कंडेंसर के कॉइल से पास होगा, एक्चुअल में इसके अंदर इस तरीके का कॉइल लगा हुआ है, और जब इसके अंदर कॉइल लगा है तो जब रेफ्रिजरेंट जाएगा तो देखिए कंडेंसर आपका कहाँ रखा रहता है, सराउंडिंग पे। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। यहाँ से ये क्या सुपर हीटेड वेपर है, इसका टेम्परेचर हाई होगा, तो यहाँ से क्या होगा कि जब ये पास होगा तो ये सराउंडिंग और ये हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ से क्या होगा, ये हीट रिजेक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो ये हमारा हो गया हीट रिजेक्शन। और ये जो हीट रिजेक्शन होगा, इस हीट रिजेक्शन को और बढ़ाना है तो फैन लगा दो, हीट रिजेक्शन को और बढ़ाना है तो फैन लगा दो। हमारा जो घर में एसी लगा है, बाहर कंडेंसर घूमता है ना फैन, वो फैन क्यों घूमता है, फैन घूमने का रीजन ये है कि क्या है, तेजी से हीट ट्रांसफर करे। तो ये आपका जो कंडेंसर लगा है, ये बेसिकली क्यों लगा हुआ है, हीट ट्रांसफर करने के लिए, मतलब इसमें हीट रिजेक्शन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हो। अब देखिए यहाँ पर जो आपने पहला तो कंप्रेसर को लेके बात किया, तो कंप्रेसर कैसा कंप्रेस करता है, ये जो हमारा है इसके अंदर हम लोग मानते हैं क्या कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। एडियाबैटिक मतलब कंप्रेस करेगा तो हीट का इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ नहीं होगा। तो 1 से 2 हमारा जो प्रोसेस है वो हमने क्या लिखा हुआ है, देखिए 1 से 2 हमारा जो प्रोसेस है उसको हमने लिखा हुआ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, मतलब कंप्रेस तो करेगा लेकिन एक कंप्रेशन कैसा करेगा, आइसेंट्रोपिकली, मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं 2 से 3, तो 2 से 3 आपका हीट रिजेक्शन तो हुआ, लेकिन ये हीट रिजेक्शन कौन से प्रोसेस में होगा, ये हमने हीट रिजेक्शन कैसा कराया हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। व्हाई वी आर टेकिंग कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर हम क्यों लेना चाह रहे हैं, कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट प्रेशर में अगर आप मिक्सिंग कराते हैं, कांस्टेंट प्रेशर में अगर आप हीट रिजेक्शन या हीट एडिशन कराते हैं, तो उस टाइम जो लॉसेस होने के चांसेस है वो बहुत कम होता है। अगर आप क्या है अलग अलग प्रेशर पे चीजों को मिक्स करेंगे, या अलग अलग प्रेशर पे चीजों को मिक्स करना या हीट रिजेक्ट कराना, उस केस में प्रॉब्लम क्या होगा आपके साथ, अगर प्रेशर अलग अलग है तो उस टाइम लॉसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो कंडेंसर है वो आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने बोला कांस्टेंट प्रेशर, तो हीट रिजेक्शन होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होना चाहिए, लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली करता है ये फेज चेंज, और जब ये फेज चेंज करेगा तो उस केस में फिर क्या होगा, फेज चेंज करता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कि आपका क्या है, ये सुपर हीटेड वेपर है। सुपर हीटेड वेपर क्या है, जब आपका इस जोन में आएगा तो ये आपका बनेगा क्या, ये आपका बनेगा लिक्विड। ठीक है, ये जो आपका 0.3 आया, देखो यहाँ पर हो गया फेज चेंज, सुपर हीटेड वेपर से लिक्विड आ गया, और जब सुपर हीटेड वेपर से लिक्विड आएगा तो क्या होगा, ये फेज चेंज कर लिया इसने। आगे हम लोग बात करते हैं, ये आपका जो लिक्विड है, तो ये आपका देखो लिक्विड आ रहा है, ये भी आपका लिक्विड है। अब ये गया क्या, थ्रोटल वॉल्व में। तो अच्छा, ये जो अब आपका पास हुआ तो एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या, ये जो आपका हाई प्रेशर है वही हाई प्रेशर यहाँ मेंटेन होगा, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है। यहाँ पर फेज चेंज कर लिया है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जो आपका कंटेंट है, अगर आपने यहाँ प्रेशर हाई रखा है, यहाँ पर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली इस लिक्विड के साथ यहाँ भी प्रेशर हाई होगा, नो डाउट। अगर यहाँ प्रेशर हाई है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ भी तो प्रेशर हाई मिला। अब ये हाई प्रेशर को पहला चीज अगर हम लोग क्या इसके अंदर फ्लो करा दे, क्या पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ हाई टेम्परेचर था और टेम्परेचर कहीं ना कहीं आपको कांस्टेंट मिल रहा है, अगर तो फेज चेंज हुआ है लेकिन टेम्परेचर तो अभी भी हाई है। मतलब यहाँ पर जो थ्रोटल वाल आप जो यूज करोगे उसके अंदर क्या होना चाहिए, जब थ्रोटल वाल के इनलेट पे आएगा तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी जो है, लिक्विड में तो आया है लेकिन कहीं ना कहीं आपको टेम्परेचर भी हाई दिख रहा है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। अब टेम्परेचर हाई होने के बाद क्या होगा, ये आपका दिखा थ्रोटल वॉल। अब ये थ्रोटल वॉल से क्यों, यहाँ पर हमको कुछ ऐसा डिवाइस यूज करना पड़ेगा जो क्या करे, प्रेशर को भी ड्रॉप कर दे और टेम्परेचर को भी ड्रॉप कर दे। क्या बोल रहा हूं, यहाँ पर हमको कुछ ऐसा डिवाइस यूज करना है कि प्रेशर भी ड्रॉप करे और टेम्परेचर भी ड्रॉप करे। तो अगर आपको याद हो, हम लोग जो थ्रोटल वॉल की बात कर रहे थे, थ्रोटल वॉल के साथ क्या होगा, अगर हम लोग जो थ्रोटल वॉल की बात कर रहे हैं, थ्रोटल वॉल का याद है, जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट में हमने क्या पढ़ा था, जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट का ग्राफ याद है आप लोगों को, उसमें क्या था जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट में, ये देखिए
ये आपका था T और P के बीच में डायग्राम। उसका एक्सपेरिमेंट याद है, कुछ इस तरीके से आपका था, सब बताया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में। अगर आप देख रहे थे तो प्रेशर तो हमेशा इसका डाउन हो रहा था, लेकिन जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है। मतलब इसके अंदर आप बात करोगे तो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। आपको क्या यूज करना है, आपको प्रेशर रिड्यूस करना है और इवन टेम्परेचर भी रिड्यूस करना है। तो प्रेशर और टेम्परेचर रिड्यूस करना है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये थ्रोटल वॉल्व का एक्सपेरिमेंट था। तो हम लोग थ्रोटल वॉल्व उठाएंगे और थ्रोटल वॉल्व में क्या करेंगे, प्रेशर भी ड्रॉप होगा और टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, काफी लोग गलत करके आए हुए हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका प्रेशर भी जो आपका देख रहे थे यहाँ पे, तो जब थ्रोटल वॉल्व हमने लगाया तो थ्रोटल वॉल्व पे क्या हुआ, ये जो आपका लिक्विड जोन है ये तो आपका लिक्विड ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये आपका प्रेशर भी ड्रॉप कर दिया और आपका टेम्परेचर भी ड्रॉप कर दिया। अब बात है ये प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप करने की जरूरत हमको क्यों पड़ी, तो आइए एवापोरेटर के अंदर समझ में आएगा। एवापोरेटर वो डिवाइस है जो आपके घर के अंदर लगा रहता है, रूम के अंदर। तो अगर आप इस एवापोरेटर में बात करोगे तो एवापोरेटर का डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पर इस तरीके से ट्यूब लगी होती है। यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेंट गया, अब यहाँ पर क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप है, कम है। बेसिकली अगर मैं आपको लमसम डेटा दूं तो 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर गेन हो जाता है। अब ये बताइए, आपने रूम में एसी लगाया है ताकि आपका जो रूम का टेम्परेचर वो कैसा मिले, ठंडा मिले। अभी आपका बेसिकली रूम का टेम्परेचर मान लीजिए, गर्मी में आप बैठे हुए, मान लो रूम का टेम्परेचर सपोज एक एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर जो आपका रेफ्रिजरेंट आया वो कितना डिग्री सेल्सियस है, वो मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपका 40 डिग्री सेल्सियस और ये आपका बना 5 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री है, तो जब यहाँ पर जाएगा तो अंदर से हीट एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका हीट कर दिया, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमने कर दिया क्या, ये एवापोरेटर के अंदर हीट एब्जॉर्ब हुआ। अब ये आया किस फेज में था, किस फेज में आया था, ये लिक्विड में। देखो ये लिक्विड ही अभी तक घूम रहा है। अब यहाँ से जब हीट एब्जॉर्ब किया तो लिक्विड एब्जॉर्ब करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। क्या जरूरी है वेपर में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल जरूरी है। नहीं हुआ तो डिजाइन वैसा किया जाता है कि वेपर बने। अगर नहीं बनेगा तो क्या लॉसेस होगा, अभी मैं केवल डिवाइस बताया हूं, ठीक है। ये वेपर लिक्विड कब बनेगा, क्यों बनेगा, जब हम लोग इसका टीएस डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वहां से आपको चीजें दिखेंगी। तो ये हमारा क्या था, ये बना वेपर। अब यही वेपर आपका कहाँ गया, कंप्रेसर के अंदर, ये हमारा वेपर। अब यही वेपर को जब कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा प्रेशर और टेम्परेचर में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपर हीटेड वेपर में। और सुपर हीटेड वेपर में फिर से जाएगा कंडेंसर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, जब थ्रोटल वॉल्व हमने यूज किया तो थ्रोटल वॉल्व हमारा क्या है, 3 to 4। अगर आप थ्रोटल वॉल्व देखोगे तो थ्रोटल वॉल्व आपका 3 to 4, दैट इज द आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन। मतलब जो आपका एक्सपांशन हुआ है वो आपका आइसेंथैल्पिक हुआ है। और नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं 4 to 1, दैट इज द एवापोरेटर। एवापोरेटर के अंदर क्या है आपका, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो ये जो हमने एवापोरेटर कंसीडर किया हुआ है, अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको प्रेशर कैसा दिखेगा, ये एवापोरेटर के अंदर जो प्रेशर है वो आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा कांस्टेंट। कहानी क्लियर हुई। तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन है और ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है। तो ये आपके जो अलग अलग प्रोसेस हैं, ये जो हमारा है थ्रोटल वॉल्व, आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन, और फिर हमने देखा एवापोरेटर को लेके। अब हमको क्या करना है, अब मैं इसका ड्रॉ करने वाला हूं टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम का कंसेप्ट कहां से, थर्मोडायनेमिक्स से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो उसी टीएस डायग्राम को इस बेसिस पे हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखते हैं एक बार इसका टीएस डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखिए, बात करते हैं हम लोग टीएस डायग्राम को लेके। तो आई होप आप लोग को टीएस डायग्राम याद होगा। टीएस डायग्राम में बस आपको मेन ये देख लीजिए कि कैसा कैसा लाइन ड्रॉ होता है। मान लीजिए अगर आप सपोज नहीं याद आ रहा है तो एक बार मैं मेमोराइज करा देता हूं आपको टीएस डायग्राम को लेके। ये हमारे पास याद है, ये हमारा टीएस डायग्राम बनता था कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपको याद होगा तो इस तरीके से डोम बनता था ऐसा। और जो ये डोम बनता था तो इस पे हमारा अलग अलग लाइन खींचा था हमने। ये हमारा जो डोम था, इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाला जो आपका जोन है ये आपका लिक्विड था, दैट इज द सैचुरेटेड लिक्विड जोन। ये आपका वेट रीजन था जहां पर आपको लिक्विड प्लस वेपर मिल रहा था। और जब यहां से आगे बढ़ रहे थे तो ये आपका सुपर हीटेड रीजन था, जो कि आपको क्या दिख रहा था, वेपर। ठीक है, ये आपका सुपर हीटेड जोन था। इस पे अगर आपको याद हो तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा बनता था, देखिए यहां से अगर हम लोग पूरा ये सब पूरा डिटेल में हमने ग्राफ देखा हुआ है। इसका अलग से टॉपिक ही मैंने बताया हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, वो वीडियो जरूर देखिएगा।
यहाँ पर क्या है कि जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है इस तरीके से बनता था। क्यों? यहाँ पर जो लिक्विड है तो जब हम लोग हीट कर रहे थे तो क्या ये लाइन इस तरीके से जा रही थी, अंदर में ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। क्यों स्ट्रेट जाती है? क्योंकि ये फेस चेंज वाला रीजन है। और फेस चेंज में क्या होता है आपका, केवल आपका देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, केवल फेस चेंज होता है। तो लिक्विड टू वेपर में जा रहा है और फिर इसके बाद इस तरीके से लाइन जा रही है। याद आया? तो ये जो आपका टीएस डायग्राम में अगर आपको याद हो तो दिस इज द, ये पूरा का जो पूरा लाइन है, पूरा कौन सा लाइन है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे मैं बेसिकली फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? और बाकी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है तो आइसेंट्रोपिक लाइन तो इसके अंदर ड्रॉ किया जा सकता है, वर्टिकल आएगा। और थ्रोटल वाले तो देखते हैं उसके अंदर क्या कहानी चलेगा। तो चलिए अब मैं इस पे बात करता हूँ और इस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं टीएस डायग्राम को। तो एक बार हम लोग समझते हैं कि टीएस डायग्राम इसके अंदर इस डायग्राम के लिए कैसा ड्रॉ होगा। तो बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं डोम को। ये इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है। अब देखिए इसके अंदर आपका किस किस तरीके से क्या चीजें चल रही हैं। ये आपका टीएस, टेम्परेचर और स्पेसिफिक एंट्रोपी। स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1 का पोजीशन क्या, एक बार हम लोग ये समझते हैं। देखिए पॉइंट 1 जो है कहीं ना कहीं एवापोरेटर से निकला है। एवापोरेटर के अंदर जो इंटर किया था वो लिक्विड इंटर किया था, और एवापोरेटर से जब एग्जिट आया था तो क्या एग्जिट आया था, वो वेपर निकल कर आया हुआ था। तो जब ये वेपर निकला है तो अभी हम लोग मान लेते हैं ये आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन है। तो ये जो हम पॉइंट 1 अभी कंसिडर कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि यहाँ पर लिए पॉइंट 1, ठीक है। अच्छा, पॉइंट 1 अगर और ज्यादा हीट हो जाएगा तो वेपर से और बाहर निकलेगा तो इस जोन में आ जाएगा, बिल्कुल जाएंगे उस जोन में। लेकिन जस्ट अभी मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं कि यहाँ पर जो इंटर करके जब बाहर आया तो जस्ट सैचुरेटेड वेपर पे आया है। तो ये हमारा जो है ये आपका पॉइंट 1 है जो कि आपका कंप्रेसर के अंदर जा रहा है। अब 1 से 2 में अगर आप जाएंगे तो 1 से 2 हमारा कैसा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब आइसेंट्रोपिक लाइन कैसा बनेगा, डेफिनेटली वर्टिकल लाइन है। अब वर्टिकल लाइन है तो ये लाइन तो ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो कैसा जाएंगे, ऊपर जाएंगे, क्योंकि पॉइंट नीचे लोकेट कर दिया हो इसलिए। एक बार समझिए, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोला है ना, कंप्रेस में आपका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और आइसेंट्रोपिक है तो एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आप देखेंगे तो बिल्कुल ये लाइन क्या होगी, ये लाइन एकदम वर्टिकल निकल जाएगी इस तरीके से। तो ये आपका बना 1 से 2। 1 से 2 कहानी समझ में आया। 1 से 2 आपका जो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ है तो एंट्रोपी कांस्टेंट है। 1 से 2 की तरफ हम लोग मूव कर दिए। अब जब आप आगे बढ़ोगे 2 से 3, 2 से 3 आपका क्या दिख रहा है, कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर प्रोसेस क्या हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। बात तो है कि देखिए मुझे 2 पॉइंट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट 2 जो है आपका कंप्रेसर का एग्जिट है वो तो ठीक है, लेकिन पॉइंट 3 मेरा लिक्विड है। और लिक्विड अगर आप देखोगे तो सुपर हीटेड वेपर कंडेंसर के अंदर तो जा रहा है, लेकिन अगर आप लिक्विड के अंदर बात करोगे तो लिक्विड में आपको क्या मिलेगा, ये जो आपका लिक्विड है ये आपका पॉइंट 3 है। और पॉइंट 3 के अंदर अगर आप देखोगे तो लिक्विड जो है ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड है, ठीक है। हो सकता है कि लिक्विड इससे ज्यादा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपका जो लाइन है नीचे आएगा, फिर आपका ये लाइन इधर, ये देखो कांस्टेंट प्रेशर है ना 2 से 3, तो ये हम लोग सैचुरेटेड लिक्विड लाइन में आ चुके हैं। और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन में 2 से 3 आपको जो दिख रहा है ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। मतलब ये जो आपको लाइन दिखा ये आपका कांस्टेंट प्रेशर है। और पॉइंट 3 आपको कहां पर मिला हुआ है, ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड पे। अब मेन मुद्दे की बात, जो यहां पर लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा हुआ है, इंटरव्यू में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या पॉइंट 3 to 4, 3 to 4 हमारा कौन सा प्रोसेस है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। आइसेंथैल्पिक का मतलब आपको एंथैल्पी कांस्टेंट मिलने वाली है। अगर आपको एंथैल्पी कांस्टेंट मिलेगी तो आप मुझे ये बताइए कि पॉइंट 4 जो है, 3 से 4 जब मैं मूव करूंगा तो इसमें ग्राफ का वेरिएशन कैसा जाएगा। मतलब जब हम लोग 3 से 4 मूव करेंगे तो ग्राफ का वेरिएशन कैसा जाएगा बताओ। तो पॉइंट 3 है और जब 3 से 4 मूव करेंगे तो सबसे पहला आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर का वेरिएशन देखिए। टेम्परेचर आपको कैसा दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है ना। तो एक्सपांड होने का मतलब समझ पा रहे हो, जो चीजें एक्सपांड हो रही है, एक्सपांड का मतलब क्या है, टेम्परेचर डाउन होगा। तो मुझे इतना चीज तो समझ में आ गया है कि पॉइंट 3 है, 3 से जो है आपका लाइन वो कहीं ना कहीं क्या आएगी, वो नीचे आएगी। तो ये आपका बन गया पॉइंट 3 से 4। लेकिन बात है कि क्या मैं वर्टिकली डाउनवर्ड आऊं, कर्व में आऊं लेफ्ट साइड राइट साइड, कि कर्व में जाऊं राइट साइड।
क्या होगा, मतलब इसका ग्राफ में ड्रॉ करूंगा तो कैसा बनेगा, मुझे कैसा ग्राफ मुझे दिखेगा, इसको बताइए। अगर मैं इस केस में बात करता हूं तो 3 से 4 के अंदर अगर आप देखोगे तो नो डाउट एक्सपांशन हो रहा है तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो ये तो तय बात है कि देखो टेम्परेचर डाउन हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये प्रेशर भी डाउन हो रहा है, तो इसमें मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, 3 से जब 4 की तरफ मूव करूंगा तो कैसा मूव करेंगे हम लोग, बताइए। लेफ्ट राइट। एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने लायक बात, क्या, ये जो आपका मैंने आइजेंथैल्पिक प्रोसेस लिखा है, ये कौन सा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये जो हमने यहां पर लिखा हुआ है क्या, आइजेंथैल्पिक प्रोसेस, तो ये जो हमारा आइजेंथैल्पिक प्रोसेस है, ये हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। थ्रोटल वॉल के अंदर थ्रोटल वॉल का प्रोसेस कैसा होता है, ये आपका प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, समझ पा रहे हो कुछ, ये जो आपका प्रोसेस है ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एंट्रोपी हमेशा बताया था क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, मतलब 3 से जब आप 4 की तरफ मूव करोगे तो एंट्रोपी बढ़ना चाहिए। तो अगर आपका एंट्रोपी बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, तो ये आपका इधर मूव करेगा लेफ्ट या राइट, तो एंट्रोपी बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ये वर्टिकल तो आएगा नहीं क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट शो कर रहा है। इधर वाला लाइन आपका कहीं ना कहीं एंट्रोपी घटता हुआ दिखा रहा है, तो एक्चुअल जो 3 से 4 आपका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम आपका ये बनेगा, जो आपका एंट्रोपी क्या दिखा रहा है, बढ़ता हुआ। दूसरा चीज, प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल के लिए आपको याद है हम लोग उसको कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। तो ये जो आपका प्रोसेस है ये आपका बना क्या, ये आपका बना 3 to, ये आपका बना 4 to 1 मैंने ऐड क्यों कर दिया है, देखो कांस्टेंट प्रेशर है आपका और क्या हो रहा है, हीट एडिशन, हीट एडिशन होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, नो डाउट एंट्रोपी बढ़ेगा, और क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर, डोम के अंदर कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। 2 से 3 में आप देख लो, 2 से 3 में कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो 2 से 3 में हीट रिजेक्शन हो रहा है, हीट रिजेक्शन में एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज। ये लाइन कैसा जाएगा, 2 से 3 एंट्रोपी डिक्रीज। तो ये जो आपका डायग्राम बना हुआ ये आपका क्या है, टीएस डायग्राम है। एक बार रिपीट कर देता हूं, 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, मतलब एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट है तो वर्टिकल लाइन कंप्रेस करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं 2 से 3, ये जो आपका प्रोसेस है ये आपका 2 जो था, 2 से 3 आपका कंडेंसर है, दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन के अंदर क्या होगा, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, तो कांस्टेंट प्रेशर है और हीट रिजेक्शन में एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है, तो 2 से 3 में क्या होगा, आपका एंट्रोपी कम होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 3 से 4 आपका क्या लगा हुआ है, थ्रोटल वॉल। थ्रोटल वॉल के अंदर क्या होता है, देखो थ्रोटल वॉल के अंदर कभी भी, मैं एक चीज आपको यहां पर अगेन क्लियर कर दे रहा हूं, मिसकंसेप्शन में मत रहिएगा। ये जो आपका थ्रोटल वॉल की जो बात हो रही है, थ्रोटल वॉल में ये जो भी कहानी है थ्रोटल वॉल के अंदर चल रहा है, ये भी आपका प्रोसेस है। थ्रोटल वॉल में प्रेशर हमेशा डिक्रीज होता है, ये तय बात है, लेकिन टेम्परेचर आपका बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन और गैस के ऊपर। यहां पर हमको क्या करना है, टेम्परेचर को कम करना है, तो यहां हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया है, डिक्रीज किया है। लेकिन थ्रोटल वॉल में टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज, ये ध्यान रखिएगा, प्रेशर जो है इट इज ऑलवेज डिक्रीज, लेकिन यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज करना है, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है। तो ये आपका 3 to 4 जब हम लोग गए तो थ्रोटल वॉल में गए, एक्सपांड कर रहे थे, ये आपका एक्सपांशन था, इसलिए हमारा टेम्परेचर क्या आएगा, डाउन आएगा। और प्रोसेस आपका क्या था, इरिवर्सिबल था, इसलिए एंट्रोपी बढ़ेगी। तो जो तो आपका 3 से 4 प्रोसेस था वो हमने कुछ डॉटेड लाइन से कर्व और राइट साइड शो किया है। नेक्स्ट हमारा 4 to 1 एवापोरेटर है, और एवापोरेटर के अंदर क्या जम रहा है आपको, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 to 1 आपका क्या बना, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। कहानी क्लियर है, चीजें क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं, ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, हीट एडिशन होगा तो एंट्रोपी बढ़ रहा है, ये हमने ड्रॉ किया है टीएस डायग्राम। अब देखिए इसका एक और डायग्राम ड्रॉ होता है, दैट इज द पीएच डायग्राम, प्रेशर और स्पेसिफिक एंथैल्पी।
मतलब इसका जो नेक्स्ट डायग्राम है ये भी डायग्राम हमको समझना है, और ये जो आपका डायग्राम है ये आपका डायग्राम होता है प्रेशर और स्पेसिफिक एंथैल्पी। ये क्या है सर, कुछ भी कुछ डायग्राम ड्रॉ होता है, कुछ भी कुछ डायग्राम ड्रॉ नहीं होता है। डायग्राम ड्रॉ होने के पीछे रीजन होता है, जब आप इसको पढ़ के थोड़ा सा आगे बढ़िए आपको समझ में आ जाएगा कि हमने पीएच डायग्राम क्यों ड्रॉ किया था। तो अब क्या है, जैसे टीएस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इस चारों प्रोसेस में टेम्परेचर और एंट्रोपी का रिलेशन पता था, ठीक उसी तरीके से पीएच डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इस चारों डिवाइसेस में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उसमें हमको प्रेशर और एंथैल्पी का रिलेशन पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको प्रेशर का वेरिएशन चारों में पता है। कैसे, कंप्रेसर में प्रेशर बढ़ रहा है, कंडेंसर में प्रेशर कांस्टेंट है, थ्रोटल वॉल में प्रेशर कम हुआ है, इवापोरेटर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है। बहुत खुशी की बात। लेकिन एंथैल्पी का कुछ अता पता नहीं है, तो क्या हम लोग एंथैल्पी को लेके बात कर सकते हैं क्या? देखिए आगे मेरा जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इसी का सेकंड पार्ट बनाऊंगा, इसमें पूरा चीज कंटेंट कवर करूंगा, तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। तो यहां पर मैं आपको एंथैल्पी को लेके एक चीज बता दे रहा हूं। एंथैल्पी को हमने क्या समझा था, टोटल हीट कंटेंट, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इनसाइड द बॉडी। तो अगर आप ये बताइए, ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर में हम लोग क्या करते हैं, वर्क देते हैं। तो अगर बताइए कि अगर ये H1 से इंटर कर रहा है और अगर मैं इसके अंदर वर्क इनपुट करा दूं, तो जब आउटपुट जाएगा तो इसकी एंथैल्पी बढ़ेगी कि कम होगी? ये भूखा आया था, इसको हमने खाना दे दिया, वर्क दे दिया, तो जब बाहर निकलेगा तो सीना तान के निकलेगा ना, तो इसकी एंथैल्पी क्या हो गई, बढ़ गई। इसको मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाकर प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ये हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। बट अभी आप सीधा सीधा ऐसा समझ लो, उसमें जब जाएंगे तो प्रैक्टिकली भी दिखेंगी चीजें। तो यहां पर आपका क्या है, कंप्रेसर के अंदर जो हमने वर्क इनपुट किया, तो यहां H1 और H2 पे अगर बात करें तो H1 आया, और देखो सीधी सी बात यह है कि किसी भी डिवाइस के अंदर कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप इंटर करा रहे हो, तो जो एग्जिट निकलेगा वो फ्लूइड वो अपनी एंथैल्पी बढ़ा के निकलेगा। और किसी भी डिवाइस के अंदर अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल ले रहे हो, तो जब फ्लूइड एग्जिट करेगा तो उसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? यहां पर क्या है, ये कंप्रेसर के अंदर आपने वर्क इनपुट दिया ना, तो यहां पर जब एंथैल्पी निकलेगी वो बढ़ के निकलेगी। तो यहां पे आप बोलोगे तो सीधा सीधा अगर मान लो H2 ले लूं और H1 ले लूं तो क्या होगा, यहां पर आपको दिखेगा H2 इज ग्रेटर देन H1। कहानी क्लियर? अब आओ यहां पर, यहां देखो ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है। H2 बड़ा होगा कि H3 बड़ा होगा, बताओ? H2 बड़ा होगा कि H3 बड़ा होगा? देखो H2 तो अपने साथ एनर्जी लेके आया, लेकिन इसमें आपने हीट तो निकाल लिया ना, इसका जो हीट रिजेक्शन है, हीट रिजेक्शन तो हो गया है। तो जब H2 आया, हीट रिजेक्शन हुआ, तो किस में चले गया वो, H3 में, तो इसकी एनर्जी कम हो गई। तो H2 और H3 में बात करोगे आप तो H2 इज ग्रेटर देन क्या मिलेगा आपको, H3। ठीक है, नेक्स्ट आइए H3 और H4 के साथ। H3 और H4 में क्या होगा, इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है? प्रोसेस देखिए, प्रोसेस आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट, दैट इज H3 इक्वल टू H4। ये आपको दिखा आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन। आगे हम लोग बात कर रहे हैं एवापोरेटर को लेके। एवापोरेटर के साथ क्या कहानी होगा, एवापोरेटर जो है, एवापोरेटर में क्या हो रहा है, देखो आया H4 आया और एडिशन हो रहा है, हीट ले रहा है, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई ना, तो एनर्जी बढ़ गई तो H1 क्या होगा, ये H1 ही तो है, ये जो आपका ही H1 ही है। तो यहाँ पे बात करोगे तो H4 बड़ा होगा कि H1, डेफिनेटली ये हीट ऐड किया तो H1 है, तो ये आपको निकला H1 इज ग्रेटर देन H4। ये जो आपका H1 है, H1 इज ग्रेटर देन H4। ये क्लियर हुआ? एंथैल्पी आइडेंटिफाई करना समझा आपने। सीधा सीधा बात यह है कि कोई भी डिवाइस उठाइए, किसी भी डिवाइस के अंदर अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ हीट या वर्क दे रहे हो तो एग्जिट में एंथैल्पी बढ़ जाएगा, अदरवाइज निकाल रहे हो तो कम हो जाएगा। एग्जांपल देख लो, बॉयलर, बॉयलर में मान लो कोई फ्लूइड आया, आपने हीट दिया ना, तो हीट दिया तो जब एग्जिट करेगा तो क्या करेगा, एंथैल्पी बढ़ जाएगी। टरबाइन के साथ क्या होगा, जो आपका टरबाइन होता है उसके साथ क्या होगा, टरबाइन में आपका क्या हो रहा है, स्टीम आ रहा है, उससे आपने वर्क निकाल लिया है, तो जब एग्जिट जाएगा तो एंथैल्पी कम हो जाएगा। उसी तरीके से कंप्रेसर दिख रहा है यहाँ पर, वर्क दे दिए हो तो एंथैल्पी बढ़ गई है। तो ये हमने एंथैल्पी आइडेंटिफाई करने का तरीका देख लिया है। कितना होगा वो बात की बात है, लेकिन कहां पर ज्यादा है और किसके कंपैरिजन में कम है वो समझ में आ रहा है।
अब हमारा ये ड्रॉ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इस पे ड्रॉ करते और बात करते अगेन। ये जैसा हमने डोम ड्रॉ किया है, अगर आप पीएच डायग्राम की तरफ आएंगे तो पीएच डायग्राम में डोम कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। अगर आप इस पे बात करोगे तो क्या क्या पॉइंट दिखेगा एक बार देख लेते हैं। दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड जोन, सबकूल्ड रीजन, ये आपका सबकूल्ड रीजन है मतलब लिक्विड। ये आपका वेपर सुपरहीटेड जोन, यहाँ कहीं क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। और ये अंदर जो आपका ये क्या वेट रीजन है, लिक्विड प्लस वेपर का कंपोजिशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। तो सेम इसी डायग्राम को मैं क्या है इस पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। पॉइंट 1 आप देखो, पॉइंट 1 आपको क्या दिख रहा है, वेपर दिख रहा है ना। तो पॉइंट 1 वेपर दिख रहा है और ये आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन पे था, तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं ये, दिस इज द पॉइंट 1। ये जो आपका ये क्या है आपका पॉइंट 1 है। अब 1 से 2 की तरफ मूव करते हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। एंट्रोपी कांस्टेंट है तो इसमें नो डाउट वर्टिकल लाइन आ गया, लेकिन यहां पर क्या वर्टिकल लाइन आएगा? वर्टिकल लाइन आने का मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट हो जाएगी। तो प्रेशर और एंथैल्पी चेक कर लेते हैं। 1 से 2 के बीच में जो कंप्रेसर है वो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ रहा है। और अगर आप एंथैल्पी की बात करोगे तो ये आपका देखो H2 वाला पोर्शन है, एंथैल्पी भी आपका क्या है बढ़ रहा है। तो इस केस में अगर आप बात करोगे तो देखो प्रेशर भी बढ़ रहा है और एंथैल्पी भी बढ़ रहा है, तो ये लाइन क्या होगी, कुछ इस तरीके से मूव करेगी। ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन आपको इस तरीके से मूव करेगा। तो ये आपका बन गया पॉइंट 1 से 2। 1 से 2 आपको समझ में आया क्या है? 1 से 2 है आपका कंप्रेसर, और कंप्रेसर आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। क्लियर है? नेक्स्ट आप आगे बढ़ो 2 से 3। 2 से 3 आपका क्या है, कंडेंसर है। कंडेंसर के अंदर क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिजेक्शन, यही तो चल रहा है। तो इसमें अगर आप बात करोगे 2 से 3 के अंदर तो आपको क्या दिखेगा, प्रेशर कांस्टेंट है, हीट रिजेक्शन कर रहा है, तो एंथैल्पी क्या हो रही है, देख लो H2 बड़ा है, H3 कम, तो एंथैल्पी कम हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर है। तो इस पे आप लाइन देखोगे तो लाइन कैसा आएगा, बिल्कुल आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। और ये हमने गए कहां पर, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन में 2 से 3। कहानी क्लियर है? अब नेक्स्ट आइए आप 3 to 4। 3 to 4 आपका क्या, थ्रोटल वॉल। थ्रोटल वॉल में कैसा लाइन आएगा, ये तो बहुत खुशी की बात है यहाँ की, देखो एंथैल्पी कांस्टेंट है, तो नो डाउट एंथैल्पी कांस्टेंट है तो लाइन कैसे आएगी, वर्टिकल। अब नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, प्रेशर क्या कराए हैं, प्रेशर हमने ड्रॉप कराया है, और प्रेशर ड्रॉप होता है तो ये वाली जो लाइन है, लाइन बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड आएगी। और यहाँ आपको बनेगा पॉइंट 4। अब नेक्स्ट देखो 4 to 1। 4 to 1 क्या है आपका, एवापोरेटर, और एवापोरेटर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका निकल कर आया, और ये आपका जो लाइन आया हुआ है 4 to 1, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपको दिख गया कांस्टेंट प्रेशर का कहानी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है इस कंडीशंस पे, तो इस कंडीशंस के लिए देखिए हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या चीजें आएंगी, देखिए एक बार। तो देखिए क्या होगा, ये आपका 3 to 4, 4 to 1, 1 to 2 और 2 to 3। पहला चीज ये, अगर आप साइकिल का रोटेशन देख रहे हो तो साइकिल कैसा घूम रही है, आप देख रहे होगे तो साइकिल घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसको जबरदस्ती एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाया गया है, ये साइकिल खुद ब खुद एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। तो खुद ब खुद अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो क्या, कि ये जो आपको साइकिल दिख रहा है ये कौन सा साइकिल आपका बना, कहीं ना कहीं वर्क ले रहा है। याद है, अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होता है, और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क एब्जॉर्बिंग या पावर एब्जॉर्बिंग होता है। तो नो डाउट ये जो हमारा एसी या रेफ्रिजरेटर चलता है तो हम लोग को इलेक्ट्रिक सप्लाई देना पड़ता है ना, इलेक्ट्रिक वर्क हमको देना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक वर्क देना पड़ता है तो उस केस में क्या होगा आपका, डेफिनेटली ये वाला सिनारियो बनेगा आपका जो एंटी क्लॉक घूम रहा है। दूसरा चीज, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये जो आपका साइकिल है ये रिवर्सिबल साइकिल है कि इरिवर्सिबल साइकिल है, क्या लग रहा है आपको? रिवर्सिबल साइकिल का डेफिनेशन क्या था, रिवर्सिबल साइकिल वो साइकिल है जिसमें आपका जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं सब के सब रिवर्सिबल प्रोसेस होने चाहिए। इसमें अगर आप देखोगे टोटल 4 प्रोसेस हुए हैं, और इस 4 प्रोसेस में 3 प्रोसेस तो आपके रिवर्सिबल हैं, लेकिन जो एक प्रोसेस है वो आपका क्या बन गया, इरिवर्सिबल। और केवल एक प्रोसेस भी इरिवर्सिबल हो जाए तो पूरी की पूरी साइकिल क्या बन जाएगी, इरिवर्सिबल साइकिल। तो सेकंड चीज आप ये बोल सकते हो क्या, कि ये जो हमारा वेपर कंप्रेशन साइकिल है ये हमारा कैसा साइकिल है, इरिवर्सिबल साइकिल है। अगेन दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो इरिवर्सिबल साइकिल समझ में आया। इरिवर्सिबल साइकिल मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 3 to 4 है, 3 to 4 आपका कौन सा प्रोसेस हुआ है? आपका 3 to 4 आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए पूरी साइकिल आपकी इरिवर्सिबल हो गई है। यहाँ पर भी ये जो लाइन है इसको आप डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हो। किसी किसी बुक में कंटिन्यूटी लाइन से शो करता है, कर सकते हो, लेकिन देखिए ज्यादा करेक्ट ये है क्योंकि हमेशा से एक रूल रहा, उस रूल को फॉलो किया जाए तो ज्यादा बेस्ट है। और हमेशा इरिवर्सिबल को हम लोग क्या है, डिसकंटिन्यूटी लाइन से शो करते हैं। तो ये आपका जो मैंने अभी बताया हुआ है, इसके अंदर मैंने अभी प्रोसेस को लेके बात किया हुआ है और ये हमने 2 डायग्राम हमने देखा हुआ है। इसमें आपको बता दूं कि अगर आपने जो घरों के अंदर कंडेंसर जो आपने देखा हुआ है जो बाहर लगा होता है, तो आपको लग रहा होगा कि सर कंप्रेसर कहाँ रहता है। तो अगर आप देखो तो आपको देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये आपने कंप्रेसर में घर का डिजाइन ऐसा देखा है ना, इस तरीके से आपका कंप्रेसर होता है, यहाँ फैन लगा होता है इस तरीके से, ये आपने देखा है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो कंप्रेसर लगा होता है ये पूरा का पूरा फैन कवर नहीं करता है, ये यहाँ पर रहता है, इतना देर इतना रहता है। मतलब यहाँ आपका फैन दिखेगा, यहाँ पर आपको कुछ पार्ट दिखेगा, तो ये जो आपको पार्ट दिखता है ना, यहीं पर आपका लगा रहता है कंप्रेसर। ये आपका रहता है यहाँ पर कंप्रेसर, ये आपको लगा हुआ है फैन, और यहाँ पर रहता है आपका कूलिंग कॉइल जहाँ से रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा। उसके बाद आता है आपका थ्रोटल वॉल, और थ्रोटल वॉल के बाद जो एवापोरेटर लगे रहता है ये रहता है आपके घर के अंदर, जहाँ से वो क्या करता है, कंटिन्यू हीट एब्जॉर्ब करता चला जाता है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, इसके बारे में हमको अभी इसके बाद जो आपको बात करना है वो सीओपी निकालना है। अब सीओपी कैसे निकलेगा? अगर मैं बात करूं सीओपी का, तो सीओपी कैसे निकलेगा? तो देखिए कहीं ना कहीं हमने सीओपी को डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था? डिजायर बाय रिक्वायर, इस तरीके से आपकी सीओपी डिफाइन होती है। तो अगर हम लोग सीओपी को लेके बात करें तो सीओपी हमारा कैसा डिफाइन हो सकता है? इसमें मान लीजिए सीओपी क्या है, डिजायर बाय रिक्वायर। तो आइए एक बार बात करते हैं हम लोग। तो सीओपी के लिए इसमें आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग डिवाइस के लिए, तभी तो आपकी बात बनेगी। कैसे देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये सब आपने नोट डाउन कर लिया है। थोड़ा सा राइट साइड आते हैं और राइट साइड की कहानी देखते हैं हमारे पास। यहाँ पर अगर मान लीजिए, देखिए मैं अलग अलग सभी में डिवाइस में स्टडी फ्लो लगाने से कोई फायदा नहीं है, आप समझ जाएंगे करना क्या है, बट फिर भी एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं कोई एक डिवाइस में लगा के आपको बता रहा हूं कि स्टडी फ्लो का क्या कहानी बनने वाला है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, तो स्टडी फ्लो के साथ कोई भी एक डिवाइस में लगा लो। कंप्रेसर में हम लोग लगा चुके हैं, चलिए मैं अगेन आपका कंप्रेसर में लगा देता हूं। तो याद है आपको कंप्रेसर के अंदर स्टडी फ्लो कैसा रहता है, अप्लाई स्टडी। अच्छा, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्यों लगा रहे हैं? इसका मैंने क्राइटेरिया क्या बताया था कि हमेशा ओपन सिस्टम में लगता है, बिल्कुल लगता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो चारों डिवाइस लगे हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटल वाल्व और इवेपोरेटर, ये चारों डिवाइस आपके कैसे, ये चारों डिवाइस हैं आपके ओपन सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम है, तो मैं बताया था ओपन सिस्टम को हम लोग स्टडी फ्लो कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब बताइए क्या होता है इक्वेशन, याद है कि साफ हो गया है, H1 प्लस C1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1। ठीक है, आप 2000 1000 ले रहे होंगे, बट यहाँ पे हमें न्यूमेरिक डेटा नहीं है, प्लस डेल ऑफ Q इक्वल टू, इसको हम लोग और क्या लिखे यहाँ पर, H2 प्लस C2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस डेल ऑफ W। यही कहानी है आपका। अब देखिए इसके साथ पहला चीज, अगर मैं कंप्रेसर में अप्लाई कर रहा हूं तो 1 से 2 के बीच में, इसलिए मैंने 1 और 2 पॉइंट लिया है। जिस प्रोसेस के बीच में आप लगाओगे वैसा वैसा पॉइंट हमको लेना है, तो 1 से 2 के बीच में हम लोग ले रहे हैं। पहला चीज अगर आप देखिए तो स्टडी फ्लो है, और ये काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको बिल्कुल हम लोग खत्म कर देते हैं। आपने वर्ड यूज किया है आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब हीट ट्रांसफर भी जीरो है, कहानी खत्म है। आपको निकालना है डेल डब्ल्यू, तो अगर आप निकालोगे डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखा है यहाँ पर H1 माइनस H2। लेकिन कंप्रेसर का जो वर्क इनपुट है वो कैसा दिखता है आपको, नेगेटिव होता है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो अगर आप इसको मेंशन करना चाहते हो तो ये तो आपका आएगा H1 इक्वल टू, ये तो आपका आएगा H2 प्लस कंप्रेसर का वर्क डन होता है निगेटिव, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग माइनस डेल डब्ल्यू, एंड डेल डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट इज दिस, H2 माइनस H1।
अब आप जब ये वैल्यू निकालोगे तो ये वर्क डन आएगा जो कि कंप्रेसर के अंदर वर्क इनपुट को शो कर रहा है। अब देखो हम लोग क्या देखे थे, H2 इज ग्रेटर देन H1, देखो यहां भी आ रहा था H2 इज ग्रेटर देन H1, फाइनल एंथैल्पी बढ़ जा रही थी। यहां से भी देखो अब आपका वर्क डन जब नेगेटिव ले लियो तो H2 इज ग्रेटर देन H1 आएगा, तो जो वर्क डन आएगा वो आप क्या कर रहे हो, उसको इनपुट कर रहे हो। कहानी क्लियर हुआ? तो ये आप यहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो ये वर्क डन है। तो ये आपका प्रोसेस, अगर आप जाओगे कंप्रेसर के अंदर तो कंप्रेसर के अंदर आप 1 से 2 के अंदर जाओगे तो आपको क्या मिल रहा है, H2 माइनस H1, ये तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं इस पे बात करूं तो इसमें मुझे क्या करना है, सीओपी निकालना है। तो सीओपी के लिए तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग डिवाइस के अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें दिख रही है। तो ये क्लियर है यहाँ तक। तो अब मैं इसको रफ करता हूं और फाइनली आता हूं मैं कंप्रेसर के अंदर। तो अलग अलग डिवाइस में देखिए क्या क्या लिखा जा सकता है एंथैल्पी को लेके, ताकि हम सीओपी निकाल सकें। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2, और 1 से 2 आपका जो लगा ये क्या लगा हुआ है आपका, ये आपका लगा हुआ है कंप्रेसर। व्हाट इज द बेसिक फीचर्स ऑफ द कंप्रेसर? क्या हो जाएगा इसमें, वर्क इनपुट कर रहे हो डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू आपका 1 से 2, तो 1 से 2 को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख दे बताइए, वर्क इनपुट दे रहे हैं तो सीधा हमें क्या आया था हमारे पास H2 माइनस H1। कहानी क्लियर है ये? तो ये आपका डेल डब्ल्यू है, वर्क इनपुट लिख लो या वो डब्ल्यू लिख लो, वही चीज है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस कौन सा है, ये हमारा प्रोसेस है 2 से 3। 2 से 3 आपका कौन सा प्रोसेस हुआ, ये आपका है कंडेंसर। तो कंडेंसर में क्या होगा आपका, अगेन हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो इसमें आप हीट रिजेक्शन निकालना चाहते हो तो अगेन स्टडी फ्लो अप्लाई करोगे। स्टडी फ्लो अप्लाई करोगे तो आपको एंथैल्पी का फॉर्मेट मिलेगा, ये आपका H3 है, ये आपका H2 है। तो बताइए क्या मिलेगा, ये H3 बड़ा होगा कि H2? नो डाउट आपका H2 बड़ा होगा, और हीट रिजेक्शन किया तो H3 कम हो गया है, तो हीट रिजेक्शन इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा H2 माइनस H3। अगर आप स्टडी फ्लो लगा रहे हैं और आपको H3 माइनस H2 मिल रहा है, मतलब आपने क्यू रिजेक्शन को पॉजिटिव लिया होगा, क्योंकि क्यू रिजेक्शन हो रहा है तो कैसा होना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो मतलब वही है, या तो आप साइन लेके यूज करो या वैल्यू आपको खुद ब खुद निगेटिव दे देगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हमारा प्रोसेस नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, ये हमारे पास 3 to 4। 3 to 4 हमारे पास क्या लगा हुआ है, थ्रोटल वॉल, ये जो हमारा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये हमारे पास लगा है थ्रोटल वॉल, और इस थ्रोटल वॉल के अंदर आप देखोगे तो एंथैल्पी क्या मिल रही है, ये आपको मिल रही है H3 इक्वल टू H4। ठीक है, अगला आप देखोगे तो अगला हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, अगला हमारे पास प्रोसेस है 4 to 1, और 4 to 1 हमारे पास कौन सा प्रोसेस दिख रहा है, ये है आपका एवापोरेटर। ये जो आपका प्रोसेस है ये हमारे पास क्या है, एवापोरेटर। और एवापोरेटर में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, एवापोरेटर में हम लोग देखेंगे तो क्या दिखेगा, इस केस में बताइए H1 बड़ा होगा कि H4 बड़ा होगा? नो डाउट यहाँ H1 जो है तो हीट एब्जॉर्ब करके बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे हीट एब्जॉर्प्शन जो है हमारा वो आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा H1 माइनस H4। कहानी क्लियर? अब आपको क्या निकालना है, सीओपी निकालना है, तो किसी एक डायग्राम को रफ करना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए एंथैल्पी का फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, तो ये वाला डायग्राम को मैं रफ कर देता हूं और फाइनली हम लोग निकालते हैं इसका सीओपी। तो जब हम लोग सीओपी निकालेंगे तो बताइए सीओपी क्या मिलेगा हमको, सीओपी का क्या फॉर्मूला होता है, सीओपी का क्या फॉर्मूला होता है बताइए। यहां पर हम लोग बात करते हैं सीओपी, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है क्या, डिजायर बाय रिक्वायर, यही तो होता है। ठीक है, डिजायर क्या इच्छा है हमारी, ठंडा करे, यही तो इच्छा है। तो ठंडा करने का मतलब कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वही होगा। तो डिजायर में हमारा आ जाएगा क्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन डिवाइड बाय रिक्वायर, इसको क्या चाहिए, खाना पीना क्या दोगे, वर्क इनपुट कंप्रेसर का, तो ये W ऑफ C लिख दिया हूं, यहां भी मैं WC लिख देता हूं 1 to 2 ऐसा। ठीक है, कंप्रेसर वर्क, तो ये हमारा निकल के आएगा सीओपी। तो क्यू एब्जॉर्प्शन कितना आएगा आपके पास, ये है ना क्यू एब्जॉर्प्शन, कितना दिख रहा है ये आपका H4 है और यहाँ पर क्या है आपका H1 आया है। तो क्यू एब्जॉर्प्शन पे बात करेंगे तो देखो क्यू एब्जॉर्प्शन निकला हुआ है, क्यू एब्जॉर्प्शन कितना आया हुआ है देखिए H1 माइनस H4। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं H1 माइनस H4, और कंप्रेसर वर्क आप कितना लिखोगे, कंप्रेसर वर्क देखो यहाँ H2 माइनस H1
तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास कंप्रेसर वर्क हो जाएगा H2 माइनस H1। दिस इज द COP फॉर व्हाट, रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ये आपका जो निकल कर आया है, ये आपका निकल कर आया है COP। क्लियर है? चीजें क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब एक चीज समझिए, मैं इस डायग्राम को लेके बात कर रहा हूं। ये जो अभी हमने डायग्राम है, पहले यहां तक तो आपको चीजें क्लियर हो गई है, तो ये हमने COP निकाला है। अब बताइए, ये जो डायग्राम हमने बनाया हुआ है, ये डायग्राम का अगर आप रोटेशन देख रहे हो तो डायग्राम का रोटेशन आपको कैसा दिख रहा है? कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटल वाल्व, फिर एवापोरेटर। तो कुल मिला के अगर आप ये डायग्राम का रोटेशन देख रहे हो तो डायग्राम का रोटेशन आपको कुछ एंटी क्लॉकवाइज ऐसा दिख रहा है। मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है मेरी, कि ये जो हमारे पास चीज है, ये जो हमारे पास जो साइकिल है, मैं इसको कुछ चेंज करके बनाना चाह रहा हूं। तो चेंज करके मैं इसको कैसा बनाना चाह रहा हूं, देखिए ये जो हमारे पास है, ये देखिए हम लोग इसको चेंज करके कैसा बनाना चाह रहे हैं। इस पे अगर हम लोग बात करें तो पहले मैं यहां पर बनाता हूं कंप्रेसर। ये हमने बना दिया। कंप्रेसर से बाहर निकला तो कंडेंसर, कंडेंसर से फिर थ्रोटल वॉल, थ्रोटल वॉल से फिर एवापोरेटर। मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा बनाऊं। क्या मेरी इच्छा पूरी हो सकती है? बताओ। कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटल वॉल, एवापोरेटर। ये मतलब यहां पर मैं घुमा दिया इसको क्लॉकवाइज। अब बताइए, क्या ये जो मैंने बताया है, जो मैंने बनाया है डायग्राम में, करेक्ट है? क्या लग रहा है आपको? सोचो। नहीं बनेगा, बिल्कुल गलत है। ठीक है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वर्क इनपुट COP वाला है, वर्क इनपुट करें तो एंटी क्लॉक घूमेगा। तो एंटी क्लॉक घुमाने क्या बोला गया था, डिवाइस को कि साइकिल को? आप ये बताओ, आप अपने घर में AC लगाने आते हो, AC जब लगवाओगे या लगाया होगा आपने, ठीक है, तो जब AC लगाने आएगा तो पहले वो नापेगा क्या कि मेरे को एंटी क्लॉक में ही घूम के जाना है, क्लॉकवाइज में नहीं घूमूंगा, ऐसा कुछ नापना है। आपका सीधा सीधा मोटो क्या होना चाहिए, जो एंटी क्लॉकवाइज बात किया गया वो साइकिल के लिए बोला गया है। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। ये आपका साइकिल है, ये आपका एंटी क्लॉक बनना चाहिए। ठीक है, कुछ बुक्स में ये डायग्राम फॉलो करता है, कुछ बुक्स में ये डायग्राम फॉलो करता है। तो ऐसा मत बोल देना कि बुक वाले ने गलत लिखा है। वैसे भी हम लोग क्या है, बुक की कमी निकालने के लिए काफी ज्यादा माहिर लोग हैं। तो ये दोनों डायग्राम सत्य है। आपको फोकस क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब कंप्रेसर से बाहर निकला तो वो कंडेंसर में जाना चाहिए। अब आप अपने घर में रहो और कंप्रेसर लगाओ, और कंडेंसर को चाहे दिल्ली में लगाओ चाहे भोपाल में लगाओ, उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं नापना है। हमको क्या नापना है वहां पे, हमको ये ध्यान रखना है कि जब कंडेंसर से बाहर निकलेगा, सॉरी कंप्रेसर से जब बाहर निकलेगा तो ये चले जाएगा कंडेंसर के अंदर, और जब कंडेंसर से बाहर निकलेगा तो वो आएगा थ्रोटल वॉल में। अब थ्रोटल वॉल को चाहे सर के ऊपर लगाओ चाहे सर के नीचे लगाओ, चाहे जमीन के अंदर गाड़ दो। ठीक है, यहां से जब ये बाहर निकलेगा तो आएगा एवापोरेटर, और एवापोरेटर के बारे में जब बात होगा तो जब थ्रोटल वॉल से निकलेगा तो एवापोरेटर में आपका क्या है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एवापोरेटर के एग्जिट पे, सॉरी थ्रोटल वॉल के एग्जिट पे एवापोरेटर होना चाहिए। आपके घर में जो एवापोरेटर लगा है उसका जब एग्जिट होगा तो सीधा कंप्रेसर में जाना चाहिए। खत्म, कहानी कुछ क्लियर हुआ? चीजें क्लियर है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।